तो आप सभी का लाइव 1-to-1 प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद, और लेकर आया हूं एक नया सेशन लाइव 1-to-1, जिसमें हम सभी जुड़ते हैं डेली और बातचीत करते हैं किसी एक हस्ती से और जानते हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो शायद कई लोगों को पता नहीं होती है, और कोशिश करते हैं काफ़ी कुछ जानकारी हमें हासिल हो उनसे, और हमारे जीवन में उन बातों को हम उतारें जो अच्छी बातें हैं, और उनका पालन करें और आगे बढ़ें। हेलो ईशा पटेल, हेलो जैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो रितेश पॉल, थैंक यू। तो दोस्तों, लॉकडाउन के इस पीरियड में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं और हमारे लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे सभी जो लोग हैं जो इस लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति में हैं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए वो जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के काबिल हैं वो, और तारीफ़ के काबिल है। इसलिए हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम भी सख्ती से उन सभी नियमों का पालन करें जो सरकार ने सुनिश्चित किए हैं। तो आप सभी से हमारा इंदौर इन्फो का यही कहना है कि आप भी अपने घरों में रहिए, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। हेलो वर्मान जी, हेलो अनुपमा, हेलो दीपिका। तो दोस्तों, आज हमारे सेशन में आज जो हस्ती जुड़ने जा रही हैं, जिनको हमने काफ़ी कोशिश की कि उनको हम ऐड करें और हम लोग काफ़ी बातें जानें उनके बारे में, वो एक दबंग लेडी के नाम से फेमस हैं, हमारे इंदौर शहर की ही हैं। और मैं आपको बता दूं, सराफा थाना इंचार्ज श्रीमती अमृता सिंह सोलंकी जी आज हमारे साथ उपस्थित होंगे। उनसे जानेंगे बहुत सारी बातें, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौर में ही काफ़ी लोग, जब हम लोग अपने अपने घरों में हैं, तो उनके वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने उनको जाना कि कौन है ये दबंग लेडी और किस तरह से सख्ती से पालन करवा रही है लोगों को लॉकडाउन का। तो जानेंगे उनसे काफ़ी सारी बातें, क्या तकलीफ़ आती है, क्या प्रॉब्लम से उनको जूझना पड़ता है, और किस तरह से वो आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अमृता जी को मैं जल्दी से कनेक्ट करूँ हमारे बीच में, और काफ़ी बातें करेंगे हम उनसे, उनके जानेंगे उनके बारे में, उनके फैमिली के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको ऐड करने की। जब तक मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं। सैनी जामरा जी, हेलो। मीनल कुमावत, हेलो। थैंक यू रॉयल चौहान जी। और आप हमें बिल्कुल बताते रहिए कि किस तरह से आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको। हम लोग नए नए लोगों को इस प्रोग्राम के तहत जोड़ते हैं, जानते हैं बहुत सारी बातें। इंदौर के कलाकारों को भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म को उनको लेकर आ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर उनको लेकर आ रहे हैं, ताकि वो अपने टैलेंट को सबके बीच में प्रस्तुत कर सकें। हेलो रॉयल चौहान जी। हम लोग बस वेट कर रहे हैं अमृता जी का, कि जल्दी से वो हमारे बीच में आएँ और जाने उनसे काफ़ी सारी बातें। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये लाइव सेशन रहता है हमारा इंस्टाग्राम पर, और इंदौर इन्फो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। और जो लाइव सेशंस यहाँ होते हैं, उसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल, इंदौर इन्फो का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको उसके वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ मिस कर देते हैं कोई प्रोग्राम, तो बाद में उसको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर भी हम लोग हैं। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि अमृता जी को मैं जल्दी से कनेक्ट करूँ, आप लोगों के बीच में लेके आऊँ।
अभी बस कनेक्ट होने ही जा रही हैं। आप लोग बने रहिए इंदौर इन्फो पर। हेलो आदित्य सिंह। हेलो शुभम। क्योंकि अमृता जी एक सरकारी अधिकारी हैं, तो कई बार होता है कि काफी व्यस्त भी रहती हैं, और अभी लॉकडाउन का पीरियड उनके लिए काफी व्यस्तता भरा तो होगा ही, क्योंकि काफी लोग अभी निकलना शुरू हो गए अपने घरों से, और उनका सख्ती से पालन कराना उनकी जिम्मेदारी है। तो काफी बखूबी अपनी जिम्मेदारी वो निभा रही हैं। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ अमृता जी को कनेक्ट करने के लिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। आपको आवाज आ रही है मैम? जी जी आ रही है। हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम आनंद है और इंदौर इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। मैडम, हमारे व्यूवर सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, कि आप कहाँ से हैं और अभी किस पोजीशन पे, वो सब आप अपने आप बताएं। मैं मूलतः बड़वानी ज़िले से हूँ और जी। इंदौर, अब तो इंदौरी ही कह सकते हैं मुझे। 2003 से लगभग मेरा इंदौर से नाता है। मेरी एलएलबी जी। यहीं से हुई, मेरा एलएलएम यहीं से हुआ, और एक लंबा समय स्टूडेंट लाइफ की मैंने इंदौर के अंदर जी है, और ओके। वर्तमान में मैं सराफा टीआई हूँ। मतलब आप पक्के इंदौरी हैं, और हमारे इंदौर के गढ़ में आपका निवास है जो कि सराफा। जी जी जी। तो मैडम, अभी लॉकडाउन पीरियड जैसा चल रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं उसी का लेता हूँ कि अभी और पहले के जो आपके वर्किंग है, उसमें क्या फर्क है? मतलब लॉकडाउन के पहले जो आपका वर्किंग था और अभी का जो वर्किंग है, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले यह था कि हमें बहुत सारे काम करने पड़ते थे। अभी हमारे पास बेसिकली दो काम है। एक तो लॉकडाउन का पालन करवाना, और जी। दूसरा अपने स्टाफ को और अपने आप को कैसे कोरोना से बचाना। तो ये दो बिल्कुल। चैलेंजेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी सुरक्षा भी करनी ही पड़ेगी, तभी आप दूसरों की सुरक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसके लिए जैसे आप पब्लिक को अवेयरनेस के लिए किस तरह से मैसेज दे रहे हैं, और क्या क्या काम कर रहे हैं उसके लिए, कि लोग समझें उस चीज को? जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि बगैर जनता को शामिल किए हम सिर्फ एक तरफा ये लॉकडाउन पालन नहीं करवा। तो मैंने सराफा की जितनी गलियां थी उसमें अपनी जी जो थाना मोबाइल है उसको चलाते हुए जी। अनाउंसमेंट किया कि अगर कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, देखिए आप हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब घर से नहीं निकल पा रहे हैं तो डेफिनेटली घर के अंदर कोई ज़रूरत है, कुछ ऐसा बेसिक नीड्स हैं। तो मैंने सारी गलियों में अनाउंसमेंट करके अपना नंबर छोड़ दिया था कि जी अगर जी। आपको कभी भी 24 घंटे में कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या आप बहुत बहुत इमरजेंसी है आप इस पे फ़ोन करिए। तो उसका एक तो फायदा ये मुझे मिला कि पब्लिक जो है वो दिल से मेरे साथ जुड़ी। आज मेरी जितनी गलियां हैं जी। उसमें जितनी भाभियां और बहनें हैं, हम्म। वो कहीं कुछ होता है लॉकडाउन का उल्लंघन तो वो वीडियो और फोटो भेज देती हैं, और बाद में हम उसका पालन करवा लेते हैं। तो बिल्कुल। एक स्ट्रेटजी मैंने ये रखी थी कि क्योंकि जी देखिए, ये कोई किसी प्रकार का फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं है, ये आपकी हम्म सुरक्षा के लिए है। तो ये बात आपकी समझ में आना चाहिए कि ये आपकी सुरक्षा है, इसीलिए हमने बिल्कुल। इसमें पूरी जनता को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी थी।
तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपका जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, तो लोगों को कनेक्ट, मतलब आप लोगों को कनेक्ट करें, वो बहुत जरूरी होता है ताकि लोग आपको समझें, आपकी बातों को फॉलो करें। तो क्या ये कनेक्शन आप बनाने के लिए, जैसे आपने लेडीज का कहा कि लेडीज आपको फोटोज वगैरह भेजती हैं, तो क्या जेंट्स लोग भी सपोर्ट करते हैं या सिर्फ लेडीज लोग ही करती हैं? नहीं, जेंट्स तो वैसे भी दीगर समय में भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी ये हुआ है कि मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत जुड़ नहीं पाती पुलिस से। तो ये वो कोरोना काल था जब मतलब पुरुष पुरुष नॉर्मली थाने पर भी आता है, थाने के लेकर अवेयरनेस भी रहता है, नगर सुरक्षा समिति में रहते हैं। पुरुषों का एक जो है सामंजस्य पुलिस के साथ था, पर ये पहली बार मुझे इस 2 महीनों में देखने को मिला कि महिलाओं का भी उतना ही हिस्सेदारी रही इस लॉकडाउन में। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा है कि आप कनेक्ट कर पा रही हैं वहाँ के लोगों को और समझा पा रही हैं अपनी सारी बातें। तो एक मैडम वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ, मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई इंदौरी होगा या बाहर तक उसकी पहुंच हुई जिसने नहीं देखा होगा। तो वो वीडियो जो वायरल हुआ उसके पीछे क्या रीजन था? मतलब क्या आपकी जो दबंगई उसमें दिखी हमको, वो रीजन था? क्या रीजन था कि वो इतना वायरल हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो दिन ऐसा दिन था कि इस इंदौर के अंदर हम 2007 बैच के बहुत सारे थानेदार हैं और 2007 बैच के हम लोग जितने हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल पारिवारिक संबंध है। उस दिन अपने अपने एक मित्र को खोया था, तो उस मित्र को खोकर जब हम आए और हम उसको मुक्तिधाम छोड़कर आए, उसने पिछले 1 महीने पहले हमको ऑफर किया था कि सारे बेचमेट्स मिलकर आएंगे और एक आध जगह पार्टी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे कि हम लोग वो सारे बेचमेट एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाए। उस दिन हम इकट्ठे हुए, पर हमारा दोस्त जो स्ट्रेचर पे पड़ा था, हम ना उसको छू सकते थे और ना उस पर फूल चढ़ा सकते थे। उसकी 50 मीटर उसकी दूर फोटो पे हम लोग जो है फूल चढ़ा कर आए और ये सारा देखने के बाद पूरे दिन तक मैं वो दृश्य घूमता रहा और अंदर से एक चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी कि जनता क्यों नहीं समझ रही। जिसका जाता है उसको समझ में आती है कि हमारे घर का इंसान चला गया, हम उसको अपने घर तक नहीं ला पा रहे हैं। मैंने अपने उस बैचमेट के पिता को देखा था, 70 साल की उम्र थी उनकी, और वैसे ऐसे हाथ कांप रहे थे उनके और पीपीई किट पहन रहे थे। तो जब इंसान का कोई अपना जाता है और उसके रिचुअल्स भी नहीं हो पा रहे, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप लाश अंदर तक नहीं ला पा रहे हैं। 13 दिन 13वीं करने की तो बहुत दूर की बात है, आपको क्वारंटाइन कर दिया जाता है कहीं दीगर जगह पे, और जनता उस बात को नहीं समझ रही। और मैं उसको ये सब पूरा विषय था, रात को मैं नीचे ही टहल रही थी, जहां हम लोग रुके हैं उसके नीचे चल रही थी, तो वहां ऊपर से एक दीदी ने बताया, बोले ये 3-4 लोग ना रोज का काम है इनका, ये इधर से निकलते हैं, इधर जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं इकट्ठे होकर। अब उनकी शिकायत ऑलरेडी मुझे 1-2 बार पहले भी मिली थी, तो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली उसको लिया नहीं था कि हाँ ठीक है किसी काम से जा रहे होंगे, पर ये एक प्रभाव मुझ पे था और शायद वो जो एक्शन था उसके पीछे का जो रिएक्शन है वो आपको मैंने बताया अभी। तो सारे लोगों को वो वीडियो किसी को फनी लगा, किसी ने उस पर कमेंट्स किए, किसी ने उसको आलोचना में लिया, किसी ने सकारात्मक लिया, लेकिन वो दर्द था मेरा कि हमारा दोस्त तो चला गया, आपके दोस्त बच जाए, आपके भाई बच जाए, आपका परिवार बच जाए, और इसके लिए हमें मार मार के भी आपको अंदर करना पड़ेगा ना, तो हम करेंगे। नहीं बिल्कुल, मैंने भी वो वीडियो देखा और उसपे आपका जो अंदर का एक दर्द था वो दिखा आपकी बातों में, जो आपने उनको समझाया और चिल्ला के समझाया, वो दर्द दिखा उसमें कि किस तरह से एक व्यक्ति जान पे खेल कर आप लोगों की रक्षा में लगा हुआ है, और उसको आप जब वो आपके पास आता है तो आप उसको मारते हैं, आप घरों से निकलते हैं, इस तरह की हरकत की जा रही है जो कि बिल्कुल ही गलत है। वही लोगों को समझना होगा कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, और अगर वो पीछे पड़ के समझा रही है इसका मतलब स्थिति बहुत भयानक है, ये लोगों को समझना है। तो मैडम आप अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं हमें, आपकी फैमिली में कौन कौन है और कब से उन्हें ना मिली, मतलब मिल नहीं पाई, या कब से आप अपने घर मिलना तो हो जाता है। क्या है आजकल दौर है ये मोबाइल का, तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी और अपने परिवार के लोग भी बड़े अवेयर हो गए हैं, क्योंकि सबको पता है अगला 20 दिन आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, तो ऐसे में कनेक्टिविटी बड़ी बन गई है, मोबाइल की कनेक्टिविटी। आज 29 है, आज 61 दिन हो गए, 61 दिन में मैं केवल 1 दिन घर गई थी अपने,
जिस दिन मुझे वीक ऑफ मिला था उस दिन मैं एक दिन घर गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं थाने के आसपास रहूंगी तो किसी भी समस्या को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। और मेरा एक छोटा भतीजा है 2.5 साल का, वो मेरे साथ ही रहता था। तो इस 2 महीने में मैंने उस बच्चे को बहुत मिस किया। और मेरे हस्बैंड चूंकि मीडिया लाइन में है तो उनका और मेरा एक दूसरे को देखना हो ही जाता है, उसमें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग एक दूसरे से दूर हैं। हाँ, घर में जाना नहीं होता। मैं जब लगभग 56 दिन के बाद घर गई थी तो मुझे लगा कि ये मेरा ही घर है क्या, क्योंकि सफाई वगैरह करी मैंने तो मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आई। सही बात है, सही बात। नहीं, आपने एक अच्छा एक मैसेज भी अपने मैंने आपका देखा था इंस्टाग्राम पर, बहुत अच्छा मैसेज आपने लिखा था उसी को लेकर कि आप घर में रहेंगे तो ही हम घर जा सकते हैं, ऐसा कुछ मैसेज आपने पोस्ट किया था। बहुत सुंदर लाइनें थी उसमें। बिल्कुल। तो मैडम इसके अलावा एक आपका 2013 में एक आपने एक फाइट फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, आपने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। उस जो सिचुएशन थी उस समय की, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताया, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या सिचुएशन बनी ऐसी कि आपको अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ा, अगेंस्ट में कहे तो अपने लिए खड़ा होना पड़ा, वो सिचुएशन। नहीं, तब भी मैं अपने विभाग के खिलाफ नहीं थी। तभी भी मैंने जब इस्तीफा दिया था और उस कंडीशन को लिखा था कि मैं इस सिस्टम में बैठे ऐसे लोगों से लड़ना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया, और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। तब भी मैंने विभाग को यही लिखा था कि अपना पूरा समय जब मैं वहाँ लगाऊंगी तो शायद अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर पाऊंगी, इसलिए इस विभाग से इस्तीफा देना चाहती हूँ। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, वो भी चुनाव का समय था और चुनाव पर्यवेक्षक थे, उनके साथ सीधी सी बात है कि मैं अगर चौराहे पे खड़ी हूँ तो अपने लिए नहीं खड़ी हूँ, मैं अपने काम के लिए खड़ी हूँ। मेरे अधिकारियों ने मुझे कहा है या मेरा कर्तव्य ये कहता है कि मुझे चौराहे पे खड़े होकर चेकिंग करना है, तो ये मेरा काम है। और अगर मैं अपने काम में ही ठीक से प्रतिबद्ध नहीं हूँ तो मैं ईश्वर को भी मुंह नहीं दिखा सकती। अपने विभाग को, अपनी नौकरी को, अपने कर्तव्य छोड़िए, आपका सेल्फ भी कुछ होता है। तो मैंने ठीक काम किया। उसके बाद अगर उन्हें बुरा लगा, ये उनकी प्रॉब्लम थी, उसके लिए फिर मैंने हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी। और हाईकोर्ट में भी लास्ट डे जब मैंने वापस ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन मैं खड़ी थी, तो जो जस्टिस थे उन्होंने बोले कि तुम जिनके लिए लड़ रही हो और जिनसे लड़ रही हो वो तो एसी में बैठ के अपना काम कर रहे हैं और तुम सड़क पे आकर लड़ रही हो। और ऐसे ही जब मुझे अपने विभागीय जांच पे स्टे मिला था, उस वक्त पे जस्टिस वाघमारे मैडम हुआ करते थे, उन्होंने अपने कैबिन में बुलाकर मुझको बोला था, बोले अमृता, ट्रांसफर या इस तरह की जब कोई अच्छे से काम करता है तो डेफिनेटली उसका ट्रांसफर हो जाते हैं या उसके साथ ये व्यवहार होता है, तुम फिल्में नहीं देखती क्या। उन्होंने मुझसे मजाक में और मेरा मन को हल्का करने के लिए ये सब बोला था। तो मैंने कहा मैम ये सिस्टम है, पर कहीं से ही तो आपको विरोध शुरू करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि सिस्टम है, ऐसा ही चलता है, जब अगर हम ऐसा मान लेंगे ना तो ये ऐसा ही चलते चले जाएगा और ये धीरे 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 नीचे चला जाएगा, ये सिस्टम खराब होता चला जाएगा। आपको कहीं से जितना हम कर सकते हैं वहां से हमको प्रयास करना चाहिए। जैसे कोरोना की बात हम करें तो जहां से हम कर सकते हैं हमें वहां से प्रयास करना चाहिए। तो लास्ट डे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, मैं नहीं करना चाहती, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम काम कितना अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। तो वो भी अभी इंदौर शहर में है और मैं भी इंदौर शहर में हूँ। तो जाने मेरे वीडियो, मेरे फोटो और समाचार पत्र और बाकी मेरे कार्य उन तक पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम ठीक से काम करना और मैं ठीक से काम कर रही हूँ। नहीं, आप अपना काम बखूबी निभा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैडम, ये आपने जो लाइन है पुलिस विभाग की लाइन से है, इसके पहले आप कहाँ रही इस पोजीशन पर, वो आप थोड़ा बताएं, या किस किस शहर में आपने काम किया है, और ये लाइन आपने कब आपको मन में आया कि मुझे इस लाइन में जाना है, पुलिस विभाग में मुझे जाना है? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे पुलिस विभाग में जाना है। मेरे घर में भी कहीं से दूर दूर तक नाता पुलिस विभाग से नहीं था। ऐसे ही मतलब पढ़ते पढ़ते एक बार वैकेंसी आई और सारे लोग भर रहे थे फॉर्म, तो हमने भी भर दिया। चूंकि कहीं रनिंग और फिजिकल बहुत अच्छा था और थोड़ा बहुत दिमाग भी ठीक ठाक था। बहुत तो पढ़ने में मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन जितना था तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब एक बार सिलेक्शन हो गया, उसके पहले हम मानते, मतलब मुझे एक चीज़ अपने आप पे समझ में आती है कि मेरा पुलिस से कोई नाता नहीं था। अपनी जॉब लगने से पहले मैंने कभी किसी पुलिस वाले के साथ बातचीत नहीं करी, मैं कभी थाने नहीं गई, लेकिन मेरे मन में एक भाव था कि पुलिस अच्छी नहीं होती।
मतलब पुलिस के लिए मैंने उस 98 के आसपास में एक छोटी सी कविता लिखी थी, उसमें खाकी वर्दी के कुत्ते शब्द प्रयोग किया था। मतलब ये मेरी पर्सनल सोच थी, जबकि मैं किसी पुलिस वाले से कभी मिली ही नहीं, मुझे किसी पुलिस वाले ने तंग किया ही नहीं। फिर ऐसी सोच ये क्यों आई? सोच क्या होता है, हम देखते हैं, उस जो देखते हैं हम वो सीखते हैं। हमने फिल्मों में पुलिस को वैसे ही देखा। अभी ये सिंघम और दबंग का जमाना अभी आया है। आप देखिए 80-90 के दशक की फिल्में, हम कोर्ट्स को जैसा देखते हैं, हम समाज को जैसा देखते हैं, हम बहुत ज्यादा हम फिल्मों से प्रेरित होते हैं। तो मुझे बिल्कुल, मैंने वहां से छवि बना के रखी थी। लेकिन जब मैं सर्विस में आई और धीरे धीरे मैंने पुलिस की परेशानियों को देखा, तब समझ में आया कि फ्रस्ट्रेशन कहीं और का होता है और कई बार कहीं और निकल जाता है। कई बार ये होता है कि व्यक्ति 50 लोगों से वही बहाने सुनता है, तो वो जो 40 लोग जो गलत बहाना बना के गए, उसे इरिटेट करके गए, 41वां व्यक्ति शायद सही था, लेकिन उसके साथ भी वही प्रयोग हो गया जो 40 के साथ हुआ। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया और अब मैंने वो लाइन बदल दी। पहले मैं बोलती थी कि पुलिस वाला जो है खाकी वर्दी का कुत्ता होता है, और मैं मानती हूँ कि हाँ, हम होते हैं, क्योंकि कुत्ते से ज्यादा वफादार जो प्रजाति है वो विश्व में कहीं नहीं है। तो पुलिस अगर वफादारी पर आ जाए तो उससे ज्यादा वफादार कोई नहीं है। और देखिए आपकी चाहे कोई कितना पुलिस को कोस ले, लेकिन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आती है तो 100 डायल ही याद आती है, और कोई आपको याद नहीं आता, 100 डायल याद आती है। तो ये मेरा बदलाव जो है पुलिस में नौकरी करने के बाद आया। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। पुरानी फिल्मों में नेगेटिव ही दिखाया गया है पुलिस को, और वो ही लोगों की मानसिकता है। मैं ये भी बता दूं आपको कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस का नाम आता है या पुलिस को देखते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग ही उनके माइंड में आती है। पर आप जैसे लोग इसमें एक बात और भी है। मैं ये नहीं कहती कि 100% पुलिस सही होती है या कोई भी विभाग 100% सही होता है, क्योंकि कोई भी विभाग या कोई समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, और हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है, और हर व्यक्ति का अपना लाभ और हानि का एक मापदंड होता है। तो हो सकता है कि मैं जो कर पा रही हूँ या मेरी जो सोच है वैसा दूसरे की सोच ना हो विभाग में। ये हो सकता है कि कहीं मैं अपने स्तर पे अच्छी या बुरी हूँ। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे अंदर भी 100 बुराइयां होगी, लेकिन मेरा अपना व्यक्तित्व है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा अपना व्यक्तित्व है ना, तो उसके अंदर तो अच्छाई बुराई दोनों है। तो जब ऐसे विभाग में अच्छे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनकी अच्छाइयों का परसेंटेज ज्यादा होता है तो उनको तालियां मिलने लगती हैं, और जब वो ऐसे कुछ बुरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें गालियां मिलने लगती है। बस अंतर इतना भर होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई विभाग है तो उस विभाग के अंदर आपको उस व्यक्ति की पर्सनालिटी पे सोचकर और फिर पूरा ओवरऑल सोचने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आप। अच्छा मैडम, आपका जो ये पद है, जो आप इस पोस्ट पर हैं, पीआई हैं आप सराफा थाने की, तो कैसा लगता है आपको? सराफा में आपको पोस्ट मिली है, वहां आपकी पोस्टिंग हुई है, उसका मतलब आपको कुछ खुशी है या कैसा लगता है आपको? क्योंकि देखिए, सराफा एक ऐसी जगह है जहाँ रात को 3 बजे तक हलचल रहती है, पूरा इंदौर थम जाता है पर सराफा चलता रहता है, तो क्या बेनिफिट है वहाँ का? मैंने इसके पहले जहाँ जॉब करी, मैं राजगढ़ जिले में थी। वो जिला मुझे बड़ा प्यारा था, बहुत प्यार था मुझे उस जिले से। मैंने वहाँ 13 से 14 थानों में काम किया, फिर नौकरी छोड़ दी। 5 साल बाद जब मैं रिटर्न आई तो 5-6 महीने बाद मेरा यहाँ आना हुआ। जब मैं यहाँ आई तो मैं बड़ा कंफ्यूज थी कि इंदौर जैसा शहर, क्योंकि एक महानगर है, मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत देहात से करी थी, तो मैं यहाँ कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझे बड़ा तनाव था। तो जब मैं डीआईजी रुचिवर्धन मैडम से मिलने गई तो मैंने कहा मैं कर पाऊंगी। वो मेरी एसपी भी रही थी पहले, तो बोले हाँ कर लेगी, थोड़ा शांत रहना। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे, और उसी समय एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था और मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई। तो 2 महीने मैंने वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखा। मतलब जो कहा जाता है कि शहरों में बहुत लॉ एंड ऑर्डर होता है, पर मैंने 67 दिन उस लॉ एंड ऑर्डर को देखा और वहाँ बड़े स्मूथ में सब काम हो गया। और जिस दिन वो धरना समाप्त हुआ, शाम को लॉकडाउन हो गया। तो मेरे साथ ये हुआ है कि पिछले 4 महीनों में मैंने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही देखा है। और पर्टिकुलर मैं सराफा की बात करूं तो मैं जब पढ़ती थी तो मुझे सराफा की रबड़ी और सराफे को गोले से बड़ा प्यार था। तो मेरे जितने मित्र थे जो हम लोग झुंड बनाकर आया करते थे उस जमाने में, और आज जब मैं यहाँ बैठकर और सामने से देखती हूँ कि वही कॉलेज के बच्चे और सारे आते हैं, खुशी मनाते हैं, तो मुझे अपने वो दोस्त और अपने वो दिन याद आते हैं
कि कभी हम भी इस उम्र में थे और कभी हम भी ऐसे जो है एंजॉय किया करते थे लाइफ को। और मेरी बड़ी ये मतलब मैं अपने आप को मिस कर रही हूँ कि 2 महीने मुझे इतनी खांसी रही कि मैंने गोला खाया ही नहीं। और जब खांसी ठीक हुई तब लॉकडाउन हो गया। अब पता नहीं जब लॉकडाउन खुलेगा और सराफा खुलेगा तब तक मैं यहाँ रहूंगी नहीं, ये नहीं पता, लेकिन वो गोला मैंने मिस किया। नहीं, बहुत जल्दी देखिए आप लोग ही लगे हुए हैं कि लोग जल्दी से जल्दी सराफा ओपन हो और जाएं, उसके पीछे आप ही लोग लगे हुए हैं और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। इसमें मैडम एक क्वेश्चन और मेरा ये था कि काम जैसे आपका जो पोस्ट है उसमें बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है और जैसे आपने कहा कि काफी सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो काफी सारी चीजें आपको रहती है जो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है फैमिली और आपके काम के बीच में। वो किस तरह से सामंजस्य बैठाते हैं आप? मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको घर के काम से जल्दी जाना है या जरूरी काम से कहीं जाना है, बट ऑफिस में भी बहुत अर्जेंट काम आ चुका है, तो उसको कैसे बैलेंस करती हैं आप? देखिए, जो मुझे समझ में आया कि जिस दिन हम वर्दी पहनते हैं ना, उस दिन हमारे परिवार पूरा वर्दी पहन लेता है। मेरी मदर आज भी डरते हैं कि जब मेरी नाइट गश्त लगती थी, जब मैंने नई नई नौकरी लगी थी, तो कहते नाइट में क्यों जाना पड़ता है। और जब जब हम किसी से उलझ के आते थे या कहीं कोई दंगा फसाद होता था, वहाँ लड़ाई लड़के आते थे या किसी प्रकार की कोई फ़ोन पे वो सुनते थे सब चीज़ें, तो आज भी डरते हैं कि मुझे नींद नहीं आती कि तू जिस दिन तेरी नाइट रहती है। तो मेरी तो कोशिश ही रहती थी कि मेरी मदर जब आए तब मेरी नाइट लगे ही ना। तो मैं उनको बड़े हंस से बोल देती थी, नहीं नहीं ठीक है, कुछ नहीं है। और कई बार मैंने ये अनुभव किया इस लॉकडाउन के दौरान भी कि पता चला कि भोजन की थाली लगी है और हम भोजन करने बैठने ही वाले हैं, कोई पॉइंट आ गया। पर मुझे लगता है कि शायद हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं बने। जिस दिन हमने वर्दी पहनी थी, हमने अपने आप को देश के लिए सौंप दिया था। तो हमें हक ही नहीं बनता इस बात की शिकायत करने का कि हमारी पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और इस बात को परिवार धीरे धीरे समझ जाता है। हाँ, मतलब आपने फैमिली को कन्विंस कर रखा है पूरी तरह से कि भाई मेरी लाइफ ये वाली है और ये प्रायोरिटी है, तो वो लोग समझ चुके हैं। नहीं, फैमिली का भी धीरे धीरे सपोर्ट होने लगता है। अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो एक पुलिस वाला ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो घर से फ्रस्ट्रेट होकर आएगा और यहाँ पर वो पब्लिक पे फ्रस्ट्रेशन उतारेगा। तो इस मामले में मैं सुखी हूँ, अपने मायके से भी और अपने ससुराल से भी, दोनों जगह से मैं बहुत सुखी हूँ कि कम से कम मेरे चीज़ों में हस्तक्षेप यहाँ नहीं है। सही बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा है, सब लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आपको। मैडम, इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? मतलब आप अगर फ्री समय है आपके पास तो आपको क्या करना अच्छा लगता है? मुझे ना साहित्य पढ़ना बहुत अच्छा है और आज भी अब क्या है, किताब लेके नहीं चल सकते साथ में, लेकिन अगर फ्री टाइम बैठे हैं तो सोशल मीडिया यूज़ करने के बजाय मैं कोई बुक पढ़ना पसंद करती हूँ। तो अभी भी कम से कम 4 या 5 पेज अगर मैंने नहीं पढ़े हैं तो मुझे नींद नहीं आती। तो ये और पूरा साहित्यिक जो पूरा मैथोलॉजिकल जो अपना साहित्य है मैं वो पढ़ना पसंद करती हूँ। इसके अलावा मुझे सोना बहुत बहुत पसंद था, जो कि मैं अब छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि अगर आपने पुलिस की नौकरी करी है तो आप ये भूल जाइए कि आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी अपने ज़िले में पहली बार, और जब मैं पहली बार 5 महीने में अपने घर पहुंची थी और घर पे फ़ोन नहीं आए, फ़ोन बंद करके मैं सोई, तो मुझे याद आया कि मैं वही हूँ जो 12 से 13 घंटे नॉर्मली सो जाया करती थी, और आज 6 महीने हो गए जब मैंने 6 घंटे की नींद नहीं ली। तो ये मेरी हॉबी थी सोना, जो छूट गई है। नहीं, हम चाहेंगे कि आपका जो शौक है कि आपको पढ़ने का शौक है तो बिल्कुल आप बुक्स वगैरह पढ़ें फ्री समय में। मैडम, कुछ मैसेजेस मैं ले लेता हूँ, काफी लोग मैसेज कर रहे हैं। सारंगपुर के बारे में काफी लोगों ने मैसेज किए हैं कि मैडम सारंगपुर आप वापस से आ जाइए, आप ये राजगढ़ जिला है। हाँ, राजगढ़ जिला, हाँ करेक्ट। ये मिस्टर मैंने महेंद्र कहा यादव बहुत जी ने प्यार है। मैसेज किया। जी जी, मैं बता रही हूँ, सारंगपुर, आपके छापीहेड़ा, खुजनेर, शायद राजगढ़ या ब्यावरा, इतने लोग जुड़े हुए होंगे। मैं बताया, मैं 14 जगह वहाँ मेरी पोस्टिंग रही और मुझे बहुत प्यार दिया है राजगढ़ जिले ने। मैं जो व्यूवर्स हैं जो सारंगपुर से हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगी, मैं जब राजगढ़ बोलती हूँ तो मैं पूरे राजगढ़ जिले की बात करती हूँ, क्योंकि कहीं सर भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे प्रेम नहीं मिला हो वो वाला।
नहीं नहीं, काफी लोगों ने मैसेज किए सारंगपुर के बारे में, लिखा है कि दोबारा आ जाइए आप। बड़वानी से भी मैसेजेस काफी हैं, लोगों ने आपको हेलो बोला है। और बहुत अच्छी बात लगी आपकी जो आपने अभी हमारी व्यूवर्स को कही। और लेडी सिंघम के नाम से आपको सब लोग जानते हैं इंदौर में। नहीं, पर मैं अपने आप को सिंघम जैसा कहलाना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि पुलिस क्या है कि लोग सिंघम जैसा देखते हैं और फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि सिंघम जैसा होना चाहिए, लेकिन हमारी भी अपनी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। तो मुझे लगता है अगर मुझे किसी कुछ बोलना होगा तो मैं अपने आप को चुलबुल पांडे की जगह रखना पसंद करूंगी, सिंघम की जगह पसंद नहीं करूंगी। अच्छा, फिल्मों का भी शौक है आपको? फिल्में देखती हैं आप? मुझे बहुत ज्यादा शौक है, और मैं कोई भी फिल्म मिस नहीं करती। अरे वाह। और मैंने इस लॉकडाउन में फिल्म देखना भी बहुत मिस किया। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है? हेलो, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस का नाम बताइए, कौन है आपके फेमस फेवरेट एक्टर? किनको पसंद करते हैं आप? ऐसा है, मुझे तो कोई भी पसंद आते, मतलब मेरे लिए कोई बुरा या भला है ही नहीं। वो देखिए, ऐसा है कि मुझे फिल्में पसंद है, एक्टर्स से मुझे मतलब नहीं होता कि फिल्में कैसे कंटेंट को पसंद करते हैं? कंटेंट, यस। नहीं, मुझे हर फिल्म में कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। जो फिल्म लोग बोलते हैं ना बहुत ही बकवास थी, ये तो कुछ मजा ही नहीं आया, मुझे उसमें से भी कोई मैसेज मिल जाता है, और मुझे अच्छा लगता है वो चीज निकालना, कि 100 कमियों में से एक खूबी निकालने की कोशिश करना। बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे हैरी पॉटर की सीरीज पूरी पसंद है, और वो 8 सीरीज मैंने कम से कम 12 या 13 बार देखी है। जब भी मैं घर में फ्री होती हूँ तो मैं वो हैरी पॉटर की सीरीज देखती हूँ। अच्छा मैम, अगर आपको, जैसे आपने को नायक मूवी देखी होगी जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बना दिया जाता है, अगर आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए, आपको पावर, बहुत सारे पावर आपके हाथ में होंगे, तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये एक दिन जैसा कंसेप्ट कुछ नहीं होता। एक दिन के लिए न बनाइए, 1 साल के लिए बनाइए, फिर बताते कि प्रदेश कैसे चलता है। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मतलब अगर एक दिन का, इसलिए बोला मैंने, इसलिए पूछा कि आपकी सबसे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में है क्या, कि आप सबसे पहले कौन सा अच्छा काम करना चाहते हैं? ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं ना। देखिए, हम जहाँ है नहीं, जहाँ हमारी औकात ही नहीं है सोचने की, तो वो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं एज ए टीआई क्या करना चाहती हूँ वो मेरे लिए मायने करता है, या अगर मैं एसडीओपी बनी तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, तो वो बताइए फिर। अगर आपको पोस्ट मिलती है तो आपको, आपकी लाइन, आपके जो पाइपलाइन है, आपके कामों की जो लिस्ट है, उसमें क्या क्या करना चाहेंगे आप आगे? देखिए, मेरे लिए सबसे पहले अगर मैं पुलिसिंग की बात करूं तो मेरा जो स्टाफ है, अगर वो मेरे साथ है तो हम कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मेरा जो स्टाफ है वो मेरी फैमिली मेंबर्स जैसा हो जाए, और पिछले इतने दिनों में मैंने यही कोशिश करी। तो अगर मैं एसडीओपी भी बनूंगी तो पहला मेरा काम ये होगा कि मेरे तीनों टीआईज जो हैं वो फील करें कि वो मेरे साथ सुरक्षित हैं और बहुत अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं। दूसरी बात है कि आपका जो कर्मचारी वो अच्छा है बुरा है जैसा भी, जब मैंने कहा कि हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई होती है, आपको उनको लेकर चलना है। आपकी एकजुटता, उंगलियां बराबर नहीं होती और अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं और अपनी कमियां होती हैं, तो उसको अवॉइड करके उसको कैसे एक मुट्ठी बनाना है, ये प्रयास हमको हमेशा करना चाहिए। और हर जगह हमको ये करना चाहिए, न केवल एक पुलिस में, बल्कि हम समाज के अंदर जहाँ रह रहे हैं या जहाँ पे, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हों, चाहे आपके दीगर विभाग हों, यदि आपका संगठन मजबूत है तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ व्यवस्थित कर पाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सबको लेकर चलना है और सबकी जो खूबियां हैं उनको पहचान के और सबको इकट्ठे होकर काम करना है आगे। बहुत अच्छी बात है मैडम। काफी सारी बातें आपने बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें, सीखने लायक बातें आपने बताई हमें। हमारी जो जनता है इंदौर की, या जितने भी हमारे तमाम दर्शक अभी देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी? देखिए, मेरा इंदौरीज को ये कहना है कि जिस तरह से कोरोना का संकट इंदौर पे है और जिस तरह का एक दाग जैसा लगा हुआ है ना इंदौर पे, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। हम इंदौरी बहुत एक हैं, और ये हमारे सामूहिक प्रयास थे कि स्वच्छता में हम नंबर 1 आए थे। ये हमारे सामूहिक प्रयास थे, क्योंकि कोई एक एजेंसी या कोई एक व्यक्ति या कोई एक दल या कोई एक विभाग ये नहीं कर सकता। आप सामूहिक रूप से इकट्ठे हुए थे, और आज हमारा 4था साल है जब हम नंबर 1 फिर आएंगे। ये हमारी स्थिति है। वैसे ही कोरोना के अंदर हम सबको एकजुट होने की जरूरत है।
हमें नहीं, जैसे अगर जनता का काम है, हमें नहीं निकलना है घर से, आप अपने अपने स्तर पे जो काम करेंगे तो मुझे लगता है इस कोरोना से निपटने में भी हम नंबर 1 होंगे, क्योंकि इतने पेशेंट हमारे यहाँ पे पूरे देश भर में कहीं नहीं मिल रहे हैं जितने पेशेंट हमारे यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन जितने पेशेंट मिल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ठीक होकर भी तो आ रहे हैं। आप देखिए आपके बीमारों का परसेंटेज और आपके ठीक होने वालों का परसेंटेज। हाँ, कुछ लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, वो एक शायद हम शुरुआत में उस चीज को समझ नहीं पाए। तो सारा इंदौर मिलकर लड़ेगा इस कोरोना से, और अगला 1-1.5 महीने बाद तो हम इसको बिल्कुल यहाँ से साफ कर चुके होंगे, स्वच्छता की झाड़ू इस पे लगा चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई एक आदमी के बस की बात नहीं होती है, सबको मिलकर ही कदम उठाना पड़ता है। जैसे स्वच्छता में हम लोगों को जो नंबर 1 मिला है, बहुत जल्दी कोरोना पर भी हम लोग विजय पा लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इंदौर इन्फो के लिए एक समय निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। देखा दोस्तों, कितनी अच्छी बातें मैडम ने बताई आज हमें, और इंदौर इन्फो के माध्यम से जो मैसेज उन्होंने दिया है वो सभी के लिए है, चाहे वो इंदौर के लोग हो, राजगढ़ के लोग हो, कहीं से भी आप लोग जुड़े हैं। आप बिल्कुल मान के चलिए कि किसी एक के बस में कुछ नहीं होता है, सब लोग मिलकर ही सभी समस्याओं से हम लोग लड़ सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। और जहां तक कोरोना की बात है, तो वो भी, उसके लिए भी हमें अपने घरों में रहना होगा और पूरा सख्ती से पालन करना होगा। बहुत जल्दी हम लोग इस कोरोना को हराकर विजय प्राप्त करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन में, और काफी लोगों के मैसेजेस आए हैं और काफी पसंद किया जा रहा है मैडम को, और लेडी सिंघम के नाम से सब लोग जानते हैं मैम को। और हमारी यही इच्छा रहेगी कि मैडम इसी तरह से आगे तरक्की करें और अपने काम को बखूबी निभाएं। और एक जो होता है ना कि किसी फिल्म में एक हीरो होता है, तो उसी तरह से, मतलब जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपने देखा कि एक हीरो जिस तरह से फिल्म में होता है, उसी तरह से मैडम आज लॉकडाउन पीरियड में जिस अंदाज में कहें या जिस भावना से वो लोगों को समझा रही हैं, मैसेज दे रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं लोगों को, तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और कल दोबारा शाम को 5 बजे हम लोग मिलेंगे लाइव 1-to-1 में। और कल हम, जैसे हम पिछले एपिसोड्स में भी हम लोग लेकर आए हैं, कुछ हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं जो हमारी सिटी से हैं या सराउंडिंग एरियाज से हैं, उनको हम लोग लेकर आते हैं। उसी तरह से कल हमारे बीच रहेंगे मिस्टर नरेश महोविया जी, और जो कि एक कीबोर्ड प्लेयर हैं, और हम उनसे करेंगे काफी सारी बातें। उनके टैलेंट को हम लोग चाहेंगे कि वो अपना लाइव प्रदर्शन यहाँ करें। तो दोस्तों, देखना ना भूलिएगा कल शाम को ठीक 5 बजे इंदौर इन्फो लाइव पर। तो मैं विदा लेना चाहता हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच।